जो आज ये इतनी सीटें हमारी आई, या बहुत कम अंतर, अगर आप वोट परसेंटेज का आप अंतर देखेंगे तो 1% से भी कम का अंतर है सरकार बनने में और नहीं में। तो लोगों का जो मत है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो दिखाई दिया, चाहे शैलजा जी हों, हुड्डा जी हों, या कोई अन्य जो आप जिन भी लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहने का और अधिकार है और सबकी सुनी जाती है और जो पार्टी हित में होते हैं वो फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आज भी हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं? और बल्कि मैं तो लोगों के बीच में आज भी जाता हूं और पहले भी जाता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी है, हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे हैं, शांत हैं, और उद्योगों के लिए जो वातावरण चाहिए उसमें अगर सबसे अच्छी कोई जरूरत है तो वो कोसली विधानसभा का क्षेत्र है। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, आज भी बिलासपुर के ऊपर, इधर पालावास के फ्लाईओवर के ऊपर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। साल में मैं समझता हूं सैकड़ों लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है, आज तक भी वो फ्लाईओवर नहीं बना। दक्षिण हरियाणा के बीच से एक रोड जाता है केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल, इन तीनों के अंदर भाजपा का विधायक है। लेकिन आप कभी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे का दौरा करिए, आपको उसमें गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में दी, रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। संगठन सृजन का काम जो हरियाणा में होगा, अगले 2 महीने में आपको कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको ब्लॉक से लेकर, बूथ से लेकर और प्रदेश स्तर तक आम आदमी की समस्याओं को उठाते हुए दिखाई देगा। आज किसी की पसंद और नापसंद को छोड़कर जिसको युवा अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं उसको वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो युवा संगठन तो आज हमारा बूथ स्तर पर है। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है कांग्रेस के युवा नेता राहुल राव। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में या फिर पूरी कांग्रेस में आपके पास क्या क्या दायित्व रहे हैं? मैडम, मैंने सन 2000 से मैंने एनएसयूआई से, अपने छात्र राजनीति से, कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उससे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले तो उसके सदस्य के रूप में शुरुआत की, फिर मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, फिर सेक्रेटरी रहा प्रदेश में, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो राहुल जी जब एनएसयूआई राजनीति में, राहुल जी की जब शुरुआत हुई तो उन्हें एनएसयूआई और युवक कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। तो राहुल जी ने राजनीति में आम घर के नौजवानों के लिए रास्ते खोले, और जब प्रदेश अध्यक्षों के चयन की बारी आती थी वो स्वयं प्रदेशों के अध्यक्षों के जो उम्मीदवार होते थे उनसे स्वयं मिलते थे। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि राहुल जी के बनने के बाद जो पहली नियुक्तियां हुई उसमें मुझे हरियाणा प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष का दायित्व मिला, और उस वक्त राहुल जी स्वयं फ़ोन करते थे। तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब राहुल जी ने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि आपको हरियाणा एनएसयूआई का, जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, उसका प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और आपकी जिम्मेदारियां हैं। फिर मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहा और प्रदेश भर में घूम के, क्योंकि हम विपक्ष में थे और छात्र हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमने प्रदेश भर में एनएसयूआई को मजबूत करने का काम किया। बल्कि उससे पहले महामंत्री रहते हुए मुझे आज भी याद है कि दक्षिण हरियाणा में यूनिवर्सिटी नहीं है। इस मुद्दे को हमारे से पहले भी बहुत लोगों ने उठाया, लेकिन मुझे याद है कि हम देखते हुए आते थे और इसको और अधिक बल देने का काम तब किया जब मैं एनएसयूआई के दक्षिण हरियाणा का प्रभारी होता था और प्रदेश में महामंत्री होता था एनएसयूआई का। तो हमने महेंद्रगढ़ से लेके और गुड़गांव, रेवाड़ी और फरीदाबाद तक हमने एक अभियान चलाया कि हमारा इलाका, हमारा जो क्षेत्र है वो हरियाणा को सबसे अधिक राजस्व देता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो यहाँ पर कोई सैनिक स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, जबकि 75% औद्योगिक क्षेत्र भी हरियाणा का हमारे इसी इलाके से आता है, उसके बावजूद कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमने 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करा के उस समय गवर्नर को मेमोरेंडम भी एनएसयूआई के पदाधिकारी के तौर पे दिया था। तो मुझे आज भी याद है, चाहे केएलपी कॉलेज में बस पास के लिए बात हो, चाहे छात्र संघ चुनाव की बात हो, केएलपी कॉलेज में स्ट्राइक हमने की, अहीर कॉलेज में हमने की, नारनौल के अंदर हमने मीटिंग्स की, महेंद्रगढ़ को हमने मीटिंग की, और इस पूरे क्षेत्र में छात्र राजनीति को मजबूत करने का काम हमने किया। उसके बाद भारतीय युवक कांग्रेस का संगठन के चुनाव शुरू हुए एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में। तो उस वक्त मैंने एनएसयूआई से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने उससे रिज़ाइन किया और मैंने युवक कांग्रेस का चुनाव लड़ा। युवक कांग्रेस में प्रदेश महामंत्री के तौर पे मुझे जिम्मेदारी मिली। इस बीच में एक समय एनएसयूआई और उसके बीच में जो है, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डॉक्टर राम प्रकाश, जब यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे,
मौलाना जी थे, तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के तौर पे भी काम करने का अवसर मिला। क्योंकि हमारी शुरुआत एनएसयूआई से थी और युवक कांग्रेस से थी, तो एक जुड़ाव रहता है। किसी भी आदमी जब अपने राजनीतिक जीवन किसी संगठन से शुरुआत करता है तो उससे एक विशेष लगाव रहता है। तो युवक कांग्रेस के चुनाव लड़े और युवक कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर खूब काम किया, अलग अलग कुरुक्षेत्र के प्रभारी के तौर पर, भिवानी के प्रभारी के तौर पर, और संगठन के लोगों ने और पार्टी ने मुझे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां दी। फिर चाहे राजीव सातव जी हों, चाहे उनके बाद शिव जी हों, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ काम करने का मुझे राष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिला। कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया, प्रोग्राम शक्ति, जिससे कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस क्षेत्र की क्या समस्या है, कौन सा किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें उनके सुझाव लेके पार्टी करती थी। और वर्कर आइडेंटिफिकेशन का काम तो मुझे भारतीय युवक कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम शक्ति का प्रभारी बनाया गया। फिर साथ के साथ मुझे युवक कांग्रेस में और एनएसयूआई में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर मिला। युवक कांग्रेस में मीडिया विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास रही। फिर पुनः दूसरी बार जब युवक कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ तो मुझे विभाग का राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया गया। तो लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमने विभिन्न भाषाओं में प्रेस रिलीज शुरुआत की। नहीं तो पहले क्या होता था, हिंदी और अंग्रेजी में ही जो है पार्टी संगठन की बात जाती थी। लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला। तो मैंने ये शुरुआत की कि अगर गुजरात के अंदर पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है या गुजरात में हमारी कोई रिलीज जाए तो वो हिंदी अंग्रेजी के साथ गुजराती में भी जाए। पंजाबी पंजाब में जाती है अगर कोई रिलीज तो वो पंजाबी में जाए, और अगर तमिलनाडु में जाती है तो वो तमिल में जाए, कर्नाटक में जाती है तो कन्नड़ में जाए। तो विभिन्न भाषाओं का हमने एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम शुरू किया अलग अलग प्रदेशों में। तो संगठन में एक विभिन्न तरीके से काम करने का अवसर मिला। और उसके साथ साथ मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक यात्रा की शुरुआत की, देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर। उसमें 117 लोगों का चयन हुआ पहले। तो भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की, राहुल गांधी की काफी यात्राएं निकली, उसके बाद भी न्याय यात्रा भी निकली है, आप उसका हिस्सा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका कुछ एरिया में प्रभाव तो दिखा। लेकिन हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं नजर आई। लोकसभा चुनाव में 50-50 का प्रदर्शन रहा, विधानसभा चुनाव में मजबूती कहाँ नजर नहीं आई, क्या रीजन मानते हैं? शैली जी, पिछली बार की तुलना में अगर हम इस बार का जो है वो देखें तो आप ये देखेंगे कि जहाँ तक बात है यात्रा की, सबसे पहले मैं यात्रा की आपको कहता हूँ कि यात्रा है देश के अंदर विभिन्न जो मुद्दे हैं, विभिन्न समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, विभिन्न वर्गों की समस्याएं हैं, समाज में जो अलग अलग समस्याएं हैं उनको एक मंच देना। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो, प्रेम और भाईचारे की बात हो, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, तो सभी लोगों से मिलके हिंदुस्तान बना है और सभी को जोड़कर ही ये देश चल सकता है। तो राहुल गांधी जी जब पैदल चले, आज से पहले इतनी बड़ी यात्रा कोई नहीं हुई जिसमें लोग कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक पैदल चले हों। तो हमने देखा है उनके साथ कि किस तरह का प्रभाव पड़ा। चाहे वो बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, वहाँ सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी, तमिलनाडु में हमारी सरकार है। बात सरकारों तक नहीं है, बात है कि जमीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, लोगों की आम अगर हम प्रभाव की बात करें तो हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ा? मैं वही कहता हूँ, आप ये देखिए कि बहुत कम अंतर से हमारी सरकार बनने से रह गई। लेकिन एक बात, उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार स्थानीय उम्मीदवार को लेके अलग बात होती है, कई बार कुछ स्थानीय कारण होते हैं। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा के प्रभाव की बात है, जो आज ये इतनी सीटें हमारी आई, या बहुत कम अंतर, अगर आप वोट परसेंटेज का आप अंतर देखेंगे तो 1% से भी कम का अंतर है सरकार बनने में और नहीं में। तो लोगों का जो मत है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो दिखाई दिया, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से हम लोग सरकार बनाने से रह गए। लेकिन लोगों को जीतने में हो सकता है कुछ कमियां रहती हैं, जब भी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन और भी बहुत सारे कारण उसके अलावा थे। लेकिन राहुल जी की यात्रा का ही प्रभाव था कि जहां से राहुल जी निकले, आप ये देखिए कि यात्रा की शुरुआत हुई मेवात से, सबसे पहले फिरोजपुर झिरका में आए। तो चाहे यहाँ से गए, चाहे जीटी रोड की बात हो, तो जहाँ पे पिछली बार हम नहीं थे,
इस बार हम वहाँ से जीत के आए और सबसे बड़ी बात थी कि वो लोग जो उनके मुद्दे थे वो मुद्दे बने। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया, लेकिन सरकार बनना एक अलग पहलू है। उसके बहुत सारे स्थानीय कारण होते हैं, विधानसभा स्तर के भी कारण होते हैं, प्रदेश स्तर पर भी बहुत सारे कारण होते हैं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन लोगों का सहयोग आज भी हमारे साथ है, पहले भी हमारे साथ था और लोगों बड़े मन से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। राहुल, हम एक देखते हैं कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती है, कहीं सैलजा हुड्डा गुटबाजी नजर आती है, कहीं कैप्टन गुट नजर आता है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कहाँ जा रही है इस गुटबाजी के चक्कर में? नहीं, जिसको आप गुटबाजी का रूप देते हैं या गुटबाजी का नाम देते हैं, ये गुटबाजी नहीं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सिस्टम है, पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे शैलजा जी हों, हुड्डा जी हों या कोई अन्य जो आप जिन भी लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहने का और अधिकार है और सबकी सुनी जाती है और जो पार्टी हित में होते हैं वो फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की गुटबाजी है। हाँ ठीक है, कई बार कोई व्यक्ति मुखर होकर अपनी बात कह देता है, कोई पार्टी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से अपनी बात कह देता है, लेकिन पार्टी एकजुट है और सबका उद्देश्य एक ही है। ठीक है, निजी महत्वाकांक्षाएं अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मेन गोल यही है कि जनता के काम हो, जनता की समस्याएं उनका निवारण हो और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पार्टी और अधिक मजबूत हो। आप कांग्रेस से गहराई से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है हरियाणा में संगठन न होने की वजह से कांग्रेस को नुकसान पड़ रहा है? निश्चित तौर पे जब संगठन नहीं होता है तो संगठन ना होने के कारण नुकसान तो होता ही है। अगर संगठन में, हालांकि हमारे बीच बीच में संगठन के ऑब्जर्वर्स, कोऑर्डिनेटर बनाकर काम होता है, लेकिन निश्चित तौर पे इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर संगठन होता है तो संगठन का हमेशा फायदा मिलता है, क्योंकि चाहे बूथ कमेटी की बात हो, ब्लॉक स्तर पर संगठन की बात हो, जिला स्तर पर संगठन की बात हो, तो कभी भी आप संगठन का फायदा तो हमेशा हर एक को होता है। अगर संगठन बना होगा तो पार्टी को और अधिक मजबूती मिल सकती थी। एक हम लोकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आप भी कोसली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पूर्व मंत्री जगदीश यादव को पार्टी अपने पार्टी में लाती है और टिकट देते हुए चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, हार और जीत के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये तो पार्टी अपने स्तर पर विवेचना भी करती है कि किस तरह से क्या कारण है। कोसली में इस बार लोकसभा चुनाव में हम मात्र 2 वोटों से इस बार लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र जी विजयी हुए थे और जगदीश जी भी वहाँ पिछले बहुत लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं, यादवेंद्र जी भी काफ़ी लंबे समय से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो जगदीश जी क्योंकि ना केवल इस बार, पहले भी जो है वो लगभग मेरे ख्याल से अभी अपने राजनीतिक जीवन में 6 चुनाव लड़े हैं जी। तो एक लंबा राजनीतिक उनका भी है। हार और जीत एक जीवन का पहलू है, अलग अलग कारण होते हैं। कई बार स्थानीय स्तर की परिस्थितियां होती हैं, कई बार अलग होती हैं, कई बार लोगों की स्वीकार्यता आपको किस तरीके से करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं हार और जीत में। लेकिन मैं समझता हूं कि क्षेत्र के मुद्दे उठाना, क्षेत्र के मुद्दों के कारण इतना वो महत्वपूर्ण है। आज कोसली जो है, एक तरीके से आप देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और मैं अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से दक्षिण हरियाणा में चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, इन बातों को हमेशा उठाते रहे हैं। कोसली की दूरी मानेसर से, कोसली का लास्ट गांव जो है चौकी, आप गांव देखेंगे, वहाँ से शुरुआत होती है, गुड़गांव और उसके बॉर्डर पे है। वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर होगा। 25 किलोमीटर में हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मानेसर है। उधर रेवाड़ी से कोसली विधानसभा की दूरी मात्र 15-20 किलोमीटर की, बल्कि गांव तो रेवाड़ी के बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। पालावास के बाद जो है थोड़ा सा 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे रेवाड़ी विधानसभा की शुरुआत हो जाती है। उधर 152 डी है जो हमारा डहना से मात्र 10 से 15 मिनट का रास्ता है, जो जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर वाला हाईवे है उसको अंबाला तक जोड़ता है, चंडीगढ़ हाईवे में भी जोड़ता है। ऐसा क्या कारण है? NH71 जो रेवाड़ी से झज्जर और पानीपत बहादुरगढ़ होते हुए सोनीपत तक वो रोड जुड़ता है। तो ऐसा क्या कारण है कि आज भी हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास नहीं? और बल्कि मैं तो लोगों के बीच में आज भी जाता हूं और पहले भी जाता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि भौगोलिक स्थिति हमारी अच्छी है, हमारे क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे हैं, शांत हैं, और उद्योगों के लिए जो वातावरण चाहिए उसमें अगर सबसे अच्छी कोई जरूरत है तो वो कोसली विधानसभा का क्षेत्र है।
तो औद्योगिक विकास की आवश्यकता वहाँ है। जब मानेसर में आप देखिए, बिलासपुर का आज तक फ्लाईओवर नहीं बना। पिछले 10 सालों से कांग्रेस के बाद भाजपा की सरकार आई, पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। आज भी बिलासपुर के ऊपर, इधर पालावास के फ्लाईओवर के ऊपर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। साल में मैं समझता हूँ सैकड़ों लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है। आज तक भी वो फ्लाईओवर नहीं बना। पिछली बार, इस बार भी भाजपा के एमएलए हैं, पिछली बार भी भाजपा के एमएलए थे। लगातार तीसरी बार से भाजपा का एमएलए कोसली विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे दक्षिण हरियाणा के बीच से एक रोड जाता है केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल। इन तीनों के अंदर भाजपा का विधायक है। लेकिन आप कभी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे का दौरा करिए, आपको उसमें गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। अगर बिलासपुर के ऊपर फ्लाईओवर से कनेक्ट करके हेली मंडी और सीधा आप वहां से जोड़िए पाटोदा के पास 6 लेन करिए, आप हेली मंडी से पालावास और कोसली तक 6 लेन करिए, और 152D जो है कनीना होते हुए 10 मिनट का रास्ता है डहीना से, आप उस रोड का सुधारीकरण करिए। जब वोटों की बात आती है तो हर बार भारतीय जनता पार्टी, चाहे धार्मिक बात हो, क्षेत्रवाद की बात हो, इलाकावाद की बात हो, लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करती है। लेकिन 15 साल में मिला क्या? यूनिवर्सिटी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में दी। रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। पहला सरकारी कॉलेज, इतने वर्षों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकार रही, लेकिन रेवाड़ी अपने आप में ऐतिहासिक शहर है, उसके अंदर सरकारी कॉलेज नहीं था। केएलपी और अहिर कॉलेज, 2 कॉलेज होते थे, लेकिन पहला कॉलेज बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। तो दक्षिण हरियाणा को अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान 10 सालों के विकास में हम लोगों को मिला। लेकिन 15 साल 12 साल हो जाएंगे अभी सरकार को, तीसरी बार लगातार सरकार बन रही है। कभी ट्रिपल इंजन की बात होती है, कभी डबल इंजन की बात होती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिला क्या? लेकिन हम देखते हैं, अगर सत्ता तो जाहिर सी बात है भाजपा सरकार की है, तो उसके सामने विपक्ष मजबूती से खड़ा क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि अगर विपक्ष का दबाव रहेगा तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष उसी विषय के बारे में सोचेगा। क्यों नजर नहीं आता है मजबूत? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूती से हर जगह खड़ी है। मजबूती से खड़ी थी तभी हम केवल 1% के मत से हम सरकार बनाने से रह गए। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में और अधिक एग्रेसिवली जो है अभियान चलाने की आवश्यकता है, लोगों के मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है। जहाँ पे हम कमजोर हैं वहाँ लोगों के बीच में जाकर, लोगों के सुख दुख में शरीक होकर, क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर पार्टी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन आप ये देखिए, पिछले 11 से 12 साल हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और इस सरकार को बनाने में अगर किसी का योगदान है, इस तो दक्षिण हरियाणा का योगदान है। तो क्या मिलता है? आज मेवात है, मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी की सरकार में बना। उस समय घोषणा करके गए थे कि एक रीजनल सेंटर का, आज उस रीजनल सेंटर की शुरुआत नहीं हुई। आज गांव कृष्णा नगर, जिसको लूला हीर पहले बोलते थे, आज कृष्णा नगर हमारा गांव है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार में भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर का हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए निर्माण हुआ। आज भी वो यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं है, बल्कि पिछली बार एक ऐसा समय भी आया था कि उस रीजनल सेंटर को यहाँ से उठा के ले जाने की बात थी, कैंसिल करने की बात थी, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव में, आप लोगों की जागरूकता के कारण, लोगों की मजबूती के कारण, ताकि स्थानीय लोगों ने मजबूती दिखाई, तो वो रीजनल सेंटर रह गया। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाते? पिछले 3 बार से अच्छा काम करेंगे तो आपकी सराहना भी होगी, हम नहीं करेंगे कोई और करेगा। अच्छे काम को कोई छुपा नहीं सकता, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे, सरकार अभी बनी है, सरकार को 6 महीने के लिए आदमी ग्रेस पीरियड भी देता है कि भैया नए मुख्यमंत्री हैं, नए मंत्रिमंडल का सरकार है, किस तरह का काम होता है। लेकिन वो समय अब निकल गया है। कांग्रेस पार्टी का संगठन का निर्माण भी अगले 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। बड़े हमारे नए प्रभारी जो है बीके हरिप्रसाद जी, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और वो लगातार फील्ड से फीडबैक ले रहे हैं। चाहे हमारे संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी हों, लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इस बार संगठन सृजन का काम जो हरियाणा में होगा, अगले 2 महीने में आपको कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको ब्लॉक से लेकर, बूथ से लेकर और प्रदेश स्तर तक आम आदमी की समस्याओं को उठाते हुए दिखाई देगा। चाहे आज सामाजिक न्याय की बात है, अगर देश में आप कहीं देखेंगे तो लोगों के मुद्दों को कोई उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है और राहुल गांधी उठा रहे हैं। जी। आप यूथ हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हरियाणा में कांग्रेस का यूथ कितना कनेक्ट हो पाया है? मतलब कांग्रेस में जैसे कि भाजपा की पन्ना प्रमुख तक पहुंच रही है, कांग्रेस कहां तक जुड़ पाई है?
देखिए, मैं जो आपने पहले भी ये बात की संगठन की, निश्चित तौर पे संगठन का फ़ायदा हमेशा मिलता है और कहीं न कहीं नहीं, बेसिकली मैं यूथ की बात कर रही हूँ कि यूथ कितना जुड़ पाया। हाँ, निश्चित तौर पे यूथ का अंदर हमारे यहाँ संगठनात्मक प्रणाली है और सदस्यता अभियान के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है। अभी वो प्रक्रिया पूरी हुई है, उसका डाटाबेस तैयार होकर नए प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वो मेंबरशिप का क्राइटेरिया ही यही है कि हम बूथ स्तर तक मेंबरशिप करते हैं। तो बूथ स्तर तक जब मेंबरशिप होती है, वही प्रदेश में महामंत्री के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोटिंग करते हैं। तो हमारा संगठन तो देश का सबसे बड़ा युवा संगठन है। निश्चित तौर पे चाहे हमारी छात्र इकाई एनएसयूआई हो देश भर में, चाहे भारतीय युवक कांग्रेस हो, तो भारतीय युवक कांग्रेस ब्लॉक स्तर तक आज पूरे देश में बूथ स्तर तक मेंबरशिप करती है और उसी के माध्यम से आज प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है। आज किसी की पसंद और नापसंद को छोड़कर जिसको युवा अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, उसको वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो युवा संगठन तो आज हमारा बूथ स्तर पर है, लेकिन उसको और धार देने की आवश्यकता है। जब हमारी पेरेंट बॉडी का संगठन और मजबूती से तैयार होगा, तो संगठन की जो शाखाएं होती हैं, चाहे महिला कांग्रेस है, चाहे युवक कांग्रेस है, चाहे एनएसयूआई है, कांग्रेस सेवा दल है, जब सामूहिक रूप से प्रयास होता है तो संगठन की मजबूती भी दिखाई देती है, संगठन का काम होते हुए भी दिखाई देता है और लोगों को भी लगता है कि हमारे मुद्दों को लेकर पार्टी गंभीरता के साथ काम कर रही है। तो अगले 2 महीने तक इंतजार करें कि संगठन बन जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से संगठन के लोग राष्ट्रीय स्तर से ये चाह रहे हैं कि संगठन नए सर्जन के साथ, जिस तरह से नव सर्जन राहुल जी ने अभी गुजरात के अंदर संगठन का प्रारूप तैयार करने की शुरुआत की है, अभी मध्य प्रदेश उसका दूसरा स्टेप है, मुझे लगता है कि अगला स्टेप हरियाणा है। हरियाणा में राहुल जी की ये सोच है कि पार्टी का जो सामान्य कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो विपक्ष में भी ना केवल हर दिन दल बदल के और इस तरह से लोग आते हैं, वो लोग जो पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, पार्टी के लिए लड़ाई विपक्ष में रहते हुए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, उन लोगों के साथ वो लोग संगठन में आए ताकि संगठन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, संगठन में आधी आबादी की भी हिस्सेदारी हो, दलित समाज की भी हिस्सेदारी हो, पिछड़ों की भी हो, वैश्य समाज की भी हो, उस समाज के 36 बिरादरी को लेकर संगठन का सृजन हो, ऐसी राहुल जी की इच्छा है। और उसमें विशेष तौर पर आधी आबादी और हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है उसको हमेशा स्थान मिले। मुझे लगता है कि 2 महीने में संगठन हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में तैयार हो जाएगा और जब स्टेट की कमेटी आके और जिला अध्यक्षों का चयन होगा तो आपको दिखाई देगा कि मजबूती से सरकार जो फैसले समाज हित में नहीं ले रही है वो उन्हें मजबूरन लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर।